हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड, आपका दोस्त। आज हमारा 30 अगस्त है। आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, पीटी या मेंस या इंटरव्यू, तीनों स्तर पे, उसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। कृपया जो लोग आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, उन्होंने अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, कृपया आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो पुराने जो साथी हैं, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी कम से कम इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। आज का जो आर्टिकल जो हमारा है, फर्स्ट आर्टिकल की अगर बात करें हम दोस्तों, तो राफेल सौदे के ऊपर एक फर्स्ट हमारा जो आर्टिकल है हमारा आज का, कि राफेल सौदे की नए सिरे से जांच नहीं। इसका क्या कहना है, इस चीज़ को अगर हम बात करें, इस पर क्या है चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राफेल सौदे की नए सिरे से जांच करने और सौदे से जुड़े एक दस्तावेज जो है, कहाँ से याद रखना है, कौन सा देश से, यहाँ पर फ्रांस का जिक्र किया गया है, फ्रांस का। तो फ्रांस से मंगाने के लिए लेटर रोगेटरी एलआर जारी करने की मांग को ठुकरा दिया है। इससे पहले, जब पीछे जाएंगे बैक, इससे पहले दिसंबर 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच कराने की मांग वाली याचिका जो थी उसको खारिज कर दिया था। पहली याचिका में कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद याचिका खारिज की थी, लेकिन सोमवार को शीर्ष कोर्ट ने संक्षिप्त प्रारंभिक सुनवाई में भी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है और भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का सौदा हुआ था। अगर बात करें तो कितना, 36 लड़ाकू विमानों का सौदा हुआ था खरीद करने के लिए। इसमें होगा क्या बदलाव, अगर बात करेंगे कि इसमें मंथन में प्रक्रिया में बदलाव क्या होने जा रहा है, तो हमारे जो अभी वर्तमान जो जस्टिस हैं, सीजेआई प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित, उन्होंने न्यायाधीश कोर्ट में पहला दिन काफ़ी सक्रिय रहा उनका। उन्होंने मुकदमा को सुनवाई के लिए मेंशन प्रक्रिया की प्रक्रिया में बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि गुरुवार से मुकदमा पर जल्द, मतलब गुरुवार से, थर्सडे से मुकदमा पर जल्द सुनवाई के लिए की जाने वाली मेंशनिंग का तंत्र तय कर दिया जाएगा। इसमें पहले की तरह मामलों को रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशन करने की प्रक्रिया होगी। इस बात को समझने चाहिए। अब एक हमारा एक नया न्यूज है कि दिसंबर 2023 तक पूरे देश में जियो की 5G सेवा शुरू हो जाएगी। मतलब, और 5G सेवा के बारे में बात किया जा रहा है कि देश में 5G सेवा जो है प्रदान करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है 2 लाख करोड़ का निवेश करेगी। कितना दोस्तों, तो 2 लाख करोड़ का निवेश करेगी कौन, रिलायंस इंडस्ट्रीज। कंपनी जो है ये कहाँ, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 4 महानगर जो हैं हमारे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सहित प्रमुख शहरों में इस वर्ष दिवाली तक, दीपावली जो है, मतलब 5G सेवा आरंभ कर देगी। मतलब ये पहले 4 महानगर में स्टार्ट करेगी, उसके बाद पूरे देश में जो यह सेवा जो पहुंचाने का लक्ष्य है, वो पूरा भारत में दिसंबर 2023 तक रखा गया है पहुंचाने का लक्ष्य। सोमवार को कंपनी का 45वीं वार्षिक आम सभा की वर्चुअली संबोधित करते हुए चेयरमैन हमारे मुकेश अंबानी ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली जो किफ़ायती जियो 5G सेवा से देश में हर व्यक्ति, हर स्थान को जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम चीन और अमेरिका से पहले ही भारत को एक डाटा शक्ति संपन्न अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जियो फाइबर होम गेटवे सेवा में क्या है, तो घरों में 5G सुविधा के लिए कंपनी जियो एयर फाइबर होम गेटवे सेवा को शुरू करने जा रही है, जिससे बिना फाइबर या तार के घर व ऑफिस में वाईफाई सुविधा मिलेगी। जैसे कि अभी अगर हम लोग वाईफाई लगवाते हैं तो तार लगवाना पड़ता है, जोड़ना कनेक्टिविटी, उसके बाद फिर आपका रूम में, आपके घर में वाईफाई चलती है। तो उसी ये इसमें ये सब नहीं सुविधा होगी। इसमें क्या होगा, इसमें बिना फाइबर या तार के घर में, ऑफिस में वाईफाई सुविधा मिलेगा और गीगाबाइट में इंटरनेट स्पीड हासिल की जा सकेगी। और जियो का लक्ष्य है कि 10 करोड़ घरों को इसे जोड़ना है। इन्होंने बहुत अच्छी ये न्यूज़ है हमारे लिए। नोएडा में 3 लाख लोग अब भी भटक रहे हैं ऐसे आने के लिए, मतलब घर के लिए। मतलब नोएडा के जो एपेक्स व सियान टावर, अभी हाल ही में परसों इसको जो ध्वस्त किया गया, तो नोएडा के एपेक्स व सियान टावर ध्वस्तीकरण को देश में बिल्डर व अधिकारियों के गठजोड़ पर बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन टावर ध्वस्तीकरण वाले जिले गौतम बुद्ध नगर में ही विभिन्न बिल्डर प्रोजेक्ट में करीब 3 लाख फ्लैट खरीदार जो है घर का पंजीयन कराने वो कब्जा न मिलने की समस्या से जूझ रहे हैं। मतलब परेशानी से सामना करना पड़ रहा है उनको। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, मतलब एक रेरा एक्ट, भी समस्याओं को बृहद स्तर पर दूर कराने में असफल साबित हो रहा है। घर के लिए लोग प्रशासन, प्राधिकरण, जनप्रतिनिधि व न्यायालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं।
इसके बावजूद समस्याओं को समाधान नहीं हो रहा है। जिले के ग्रेटर नोएडा वेस्ट वन यमुना प्राधिकरण से आने वाले फ्लैट खरीदारों के साथ नोएडा का विभिन्न सेक्टर में करीब 600 सोसाइटियों में 14 लाख की आबादी रहता है। लोगों का कहना है कि बिल्डर की मनमानी व फ्लोर एरिया रेशियो एफआईआर में बार बार बदलाव होने के कारण जो है सो समस्याएं बढ़ रही है। इसमें करीब 1.5 लाख फ्लैट खरीदार कब्जा न मिलने से परेशान है, तो 1.5 लाख फ्लैट खरीदारों का पंजीकरण नहीं हुआ है। अगला हमारा कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से ही बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है। कोर्ट का कहना है क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से ही बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है, क्यों कहा और के बारे में समझेंगे कि खनन माफिया, एक खनन माफिया के खिलाफ ठोस कार्रवाई का दावा करने वाली पंजाब सरकार को सोमवार को हाईकोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने न केवल अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए बल्कि पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में खनन की पूरी रोक लगा दी। सरकार को अवैध खनन के मामले में नए सिरे से ठोस जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। सीमावर्ती जिले में अवैध खनन से देश की सुरक्षा को खतरे में के मुद्दे पर याचिकाओं पर गुरवीर सिंह पन्नू ने याचिका दाखिल किया था और इस संबंध में हाईकोर्ट ने बीएसएफ, सेना व पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया था। सोमवार की सुनवाई के दौरान जब पंजाब सरकार ने बताया कि बीएसएफ द्वारा जताई गई चिंता पर कार्रवाई की जा रही है, अवैध खनन रोकने के लिए बैठकें की जा रही है, मुख्य सचिव ने यह भी खनन साइट का दौरा किया था। अब इसमें यह है कि बीएसएफ और सेना ने सौंपी रिपोर्ट खनन को बताया खतरा। मतलब बीएसएफ और सेना ने हाई कोर्ट में अपना रिपोर्ट दाखिल किया है। इसमें बताया गया कि अवैध खनन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए चिंता एक विषय है। इसकी वजह से क्या होगा कि हम सीमा के जो कई बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और नदी अपना रुख बदल रही है, जो सीमा पर की गई तारबंदी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। अवैध खनन के कारण बने गड्ढे आतंकियों और असामाजिक तत्वों के पनाहगार बन रहे हैं और सीमा पास चल रहे स्टोन क्रेसरी की आवाज़ में पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की आवाज़ दब जाती है और ड्रोन से नशीले पदार्थ और हथियार गिराए जा रहे हैं। इस बारे में उन्होंने कहा है। अब यहाँ पे एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है कि सीबीआई की नो एंट्री पर विचार कर रही है बिहार सरकार। इस बार हम समझेंगे कि आखिर यह कानून होता क्या है और ये क्या कहते हैं सीबीआई कब से चर्चा में, कौन कौन राज्य में हमारे अभी है, कब कब लगाया गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सबसे बड़ी बात है बिहार का क्या मामला है, इसके बारे में समझेंगे कि बिहार में सीबीआई की मिली सामान्य अनुमति जनरल कंसेंट को वापस लेने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। सीबीआई किसी राज्य में छापेमारी या कार्रवाई करती है तो उसे राज्य सरकार के स्तर पर सामान्य अनुमति अनिवार्य होती है। इसके बगैर सीबीआई की कार्रवाई किसी भी राज्य में संभव नहीं है। आमतौर पर राज्यों द्वारा सीबीआई को पहले से सामान्य अनुमति रहती है। इसके नहीं रहने की स्थिति में सीबीआई विशेष मामले का जिक्र कर राज्य से अनुमति लेती है। हाल के वर्षों में कुछ राज्यों ने भी सामान्य अनुमति वापस लिया है। सामान्य अनुमति का कानून किस तरह का, इसके बारे में समझेंगे कि सामान्य अनुमति का क्या है कानून। तो सीबीआई का संचालन जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट डीएसपीआई एक्ट 1946 के तहत होता है। इसके तहत ये प्रावधान है उसे किसी राज्य में अपनी कार्रवाई या फिर जांच आरंभ करने के लिए अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की अनुमति लेना पड़ेगा। राज्य सरकार से सामान्य अनुमति के साथ हुआ केस क्या करेगा कि आधारित सहमति भी ले सकती है। और ये बात करें किन किन राज्यों ने वापस लिया है, तो 2015 में मिजोरम सरकार ने सीबीआई को दी गई अनुमति वापस ले लिया था। 2018 में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी सीबीआई को दी समान अनुमति को वापस ले लिया था। ममता ने यह निर्णय उस समय आंध्र प्रदेश के सीएम रहे चंद्रबाबू नायडू द्वारा लिए गए निर्णय के बाद लिया था। 2019 में जगन मोहन रेड्डी ने नायडू के निर्णय को रद्द कर दिया था। जनवरी 2019 में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी समान अनुमति से वापस ले लिया और जुलाई 2020 में राजस्थान सरकार ने भी ऐसा किया था। केरल, झारखंड और महाराष्ट्र में ऐसा निर्णय लिया जा चुका। मतलब कुल मिलाकर अभी तक 9 राज्यों के पास ये सुविधाएं हैं, वापस ले चुका है। तो इस बात को समझ लेंगे चीज़ें। हिजाब मामला जो सुनवाई टलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। इस मामले में समझना चाहिए को कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक की चुनौती देने वाली याचिका जो है उसको द्वारा सुनवाई टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिस पर मामला सुनवाई के लिए लगाया गया और अब आप सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। एक यहाँ पे तलाक के हसन मामलों में राहत देने वाली प्राथमिकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि तलाक हसन की संवैधानिक वैधता पर फैसला करने से पहले उसकी प्राथमिकता 2 पीड़ित महिलाओं को राहत प्रदान करने की। तलाक के इस प्रारूप में मुस्लिम व्यक्ति 3 माह तक लगातार हर पत्नी को तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म कर लेता है। जस्टिस ए.के. कौल और अशोका ने पीठ याचिका करते हुए पतियों को पक्षकार बनाया और नोटिस जारी का जवाब तलब किया। पीठ ने कहा कि हमारे सामने 2 लोग हैं जिन्हें राहत चाहिए और हम उसके प्रति चिंतित हैं। जो मुद्दे बचेंगे उसके बाद में देखेंगे।
शीर्ष अदालत बेनजीर हीना और नाजरीन या निशा की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है थी, जिनमें तलाक के हसन की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें है। अब यहाँ देखें, भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे सरकारी विभाग, ये सीबीसी का करना है, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी है, उन्होंने जिक्र किया है। क्या जिक्र किया है कि भारत सरकार भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी विभागों के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि सरकारी विभाग में 55 मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को दंडित करने की सिफारिशों को नहीं माना है। रेल मंत्रालय के सामने 11 ऐसे मामले हैं जिनमें सिफारिशें नहीं मानी गई है। सीबीसी की वार्षिक रिपोर्ट द्वारा किस ये कह रहा है, उसमें ये है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, बैंक ऑफ इंडिया और दिल्ली जल बोर्ड में से 4 मामले हैं। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने 3 मामलों में अपने कर्मियों को खिलाफ कार्रवाई नहीं किया है। सीबीसी के अनुसार अनियमितताओं क्या है, तो अनियमितताओं और खामियों के गंभीर मामले सामने आए हैं। कुछ मामले असहमति के मुद्दों पर सीबीसी का या कार्मिक विभाग के साथ परामर्श नहीं किया गया, तो कुछ मामले में सलाह देरी की गई है। कुछ मामले में नियमों की जानकारी नहीं होने पर अनदेखी के चलते अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई। आयोग ने पाया है कि 2021 में उसकी कुछ अहम सिफारिशों को नहीं माना गया है। और भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी करने वाली संस्था ने कहा कि इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड और इग्नू और उत्तर दिल्ली नगर निगम ने दो मामलों में कार्रवाई करने की सिफारिश नहीं मानी थी। इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है, उनकी बात नहीं सुनी है। यूएनजीए अध्यक्ष ने सुरक्षा परिषद में भारत के दावेदारी को किया परोक्ष समर्थन, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए संयुक्त अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को परोक्ष समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत जो है दुनिया की बड़ी आबादी वाला देश है और सुरक्षा परिषद में वर्तमान विश्व व्यवस्था और भूराजनीतिक वास्तविकता प्रतिबिंबित होनी चाहिए। 2 दिन की यात्रा पाए शाहिद ने सोमवार को एएनआई की विशेष बातचीत में कहा कि सुरक्षा परिषद के विस्तार को लेकर पिछले 14 साल से बातचीत चल रही है। यूएनजीए के अध्यक्ष के रूप में अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया को तेज किया है। अगर सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार नहीं किया जाता है तो उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने यूएनजीए अध्यक्ष के रूप में मैं व्यक्तिगत सदस्य देश की पात्रता का पर निर्णय लेने के लिए नहीं हूँ। मुझे इस प्रक्रिया का नेतृत्व करना और मुझे खुशी है कि इस वर्ष में अच्छी प्रगति करने में सक्षम हूँ। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं की को सुरक्षा परिषद में प्रतिबिंबित करना होगा। जैसा कि आपने ठीक ही कहा है कि भारत ने अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। गौरतलब है कि सुरक्षा परिषद इस समय 5 स्थायी सदस्य जिन्हें वीटो का अधिकार है। इनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सामना है। चीन छोड़कर बाकी के 4 सदस्यों ने सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इस बात को देख लेंगे चाहिए कि उन्होंने ये भी बताया कि भारत जो है कोरोना काल में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना को करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि भारत दुनिया को पारदर्शी साबित हुआ है। इसने न सिर्फ भारत पड़ोसी देश नहीं बल्कि सुदूर के देशों को भी सहायता पहुंचाई। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया के साथ हो शांति प्रिय देशों के लिए भारत गर्व स्रोत है। यूएनजी अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। उनका कार्यकाल अगले महीने खत्म होने वाले हैं। अगले महीने के बाद मध्य तक नामीबिया से आ सकते हैं चीते, मतलब देश में चीतों के आने का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। नामीबिया से उन्हें 15 से 20 सितंबर के बीच कभी भी लाया जा सकता है। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में रखा जाएगा। ये भी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़ें। अब यहाँ पर है दुश्मन पर घातक वार करेगा देश से बना गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, मतलब देश की सीमा पर रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के जोरदार हथियार के निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी है। तो इसी कड़ी में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में वो मैदानी इलाकों में 75 किलोमीटर के दायरे में बैठे दुश्मन पर वार के लिए स्वदेशी मल्टी बैरल गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनकर तैयार हो चुका है। कानपुर स्थित एडवांस्ड वेपन्स इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड की इकाई आयुध निर्माण कानपुर ओएफसी के इंजीनियरों को यह सफलता मिला है कि ओएफसी पहली आयुध निर्माणी है जिसने मेक इन इंडिया के अंतर्गत यह उन्नत सैन्य हथियार प्रणाली अपनाया है। गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्मों से देश में हो रहा है कुपोषण मुक्त, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने कुपोषण मुक्त भारत का सपना साकार हो रहा है कुपोषण मुक्त भारत का सपना साकार हो रहा है। यह सपना गेहूं के बायो फोर्टिफाइड किस्में पूरा कर रही। इन फसलों में आयरन व जिंक की उपलब्धता काफ़ी होती है। यह बात विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय कार्यशाला में बताई है।
परिषद के उप महानिदेशक फसल विज्ञान डॉक्टर तिलक राज शर्मा ने बताया है कि भारत जो है सो भारत गेहूं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ विश्व का दूसरा ऐसा देश है जो सबसे अधिक गेहूं निर्यात करता है। एक दशक में गेहूं का उत्पादन 17% बढ़ा है। इस कार्यशाला में देश विदेश में 400 विज्ञानियों ने हिस्सा लिया था। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका में अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संस्था समिट मैक्सिको के महानिदेशक डॉक्टर बेम बर्गोवेस ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए भारतीय विज्ञानियों और किसानों का योगदान महत्वपूर्ण है, जो न केवल भारत वरन विश्व को खाद्यान्न आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस बैठक में से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञानियों के सहयोग से गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में टिकाऊ गुणवत्ता, ग्रीन गैस उत्सर्जन, गुणवत्ता युक्त सिक्योरिटी जैसे विषयों पर अनुसंधान की दिशा तय करेगी। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में जो है सबसे कम। मतलब अगर बात करें तो यहाँ अगर जो हमारे डाटा दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर बढ़ोतरी बात करें महाराष्ट्र में है, उसका 2 नंबर में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश 3 में, बंगाल 4 में, 5 में कर्नाटक। तो 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा मामला अगर सबसे 1 नंबर पर महाराष्ट्र है। आगे बात करें कि देश में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट कहता है कि आत्महत्याओं के प्रमुख कारण क्या है, तो बेरोजगारी, अकेलापन, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, शराब की लत, आर्थिक ये भी समस्याएं, बाकी ये सब समस्याएं। वर्ष 2020 की तुलना में 21 में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्या हुआ है। वहीं आबादी के लिहाज से पूरे देश में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आत्महत्याएं सबसे कम है। एक साल में 7.2 मामलों की वृद्धि हुई। मतलब भारत में वर्ष 2021 में आत्महत्या के 1,04,033 मामले सामने आए। सबसे ज़्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में की गया है, इसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का नंबर है। 2020 में देश में 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या किया था, जो 21 से तुलना करें तो यह 7.2% की वृद्धि है। वहीं आत्महत्या की दर 6.2% वृद्धि बने हुए हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों की तुलना अगर बात करें, हालत बेहतर है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। वहाँ उत्तर प्रदेश राज्य ने आत्महत्या से होने वाली मौतों की तुलनात्मक रूप से कम प्रतिशत दर्ज किया है, जो देश में दर्ज गई आत्महत्याओं का केवल 3.6% है। 5 राज्यों में आत्महत्या की बात करें, 50% से ज़्यादा केस महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बंगाल और कर्नाटक में हुई आत्महत्याओं देश में सामने आई मामला का 50.4%। बाकी 49.6% अन्य 23 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों में दिया गया है। चीज़ें आवश्यक हो चुके डिजिटल ऐप, मतलब डिजिटल स्वदेशी डिजिटल मंच। इसके बारे में अगर बात करें कि इंटरनेट जो है क्या है, तो आम आदमी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जैसे औद्योगिक युग में बिजली के इंजन ने सामाजिक और आर्थिक परिवेश को बदल दिया था, वो ठीक वैसे ही इंटरनेट जो है लोगों के निजी संगठनों के आगे बढ़ने और राष्ट्रों की राजनीति को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन क्या डिजिटल दुनिया में हम वाकई आज़ाद हैं, या हम अभी भी उन डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर निर्भर हैं जो पश्चिमी देशों ने बनाया है। भारत जैसे देशों में विचारों को पेश कर उन्हें उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। सूचना मौजूदा समय की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, जिसे दुनिया भर में पहुंचाने में डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल होता है, और इसे साझा करने में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की अहम भूमिका होता है। लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और विचार साझा करने के लिए मंच प्रदान करने के लिए मकसद शुरू किए गए इस इंटरनेट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स ने पिछले दशक में लंबा सफर तय किया है। कलाकारों, पत्रकारों, राजनेताओं, संस्थाओं के लिए जनता तक अपनी बात पहुँचाने, खबर जुटाने, लोगों से जुड़ने और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए जैसे प्लेटफॉर्म उपयुक्त माध्यम बन चुके हैं। अब बात करें अन्य चीज़ों का, जहां उत्पादन नियंत्रित होता है और अनुचित तौर तरीकों के रोकने के लिए आपूर्ति राशन के मुताबिक की जाती है, तो वहीं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म डाटा, कंटेंट और सूचना को लगातार विस्तार देने के माध्यम है। ऐसे प्लेटफॉर्म का स्वामित्व निजी हाथों में होता है। परिणामस्वरूप यूजर्स के डाटा के दुरुपयोग के साथ साथ विचारधारा, जाति, लिंग, पंथ जैसे विषयों पर दुष्प्रचार की संभावनाएं रहती है। ऐसे प्लेटफॉर्म अपने मूल देश के कानूनों के अधीन होते हैं, जिससे उस देशों की सरकार यूजर्स के तक भारत की डाटा तक आसानी से पहुंच सकती है, फिर चाहे वह डाटा विदेशी यूजर से ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो यूएसए की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पास प्रिज्म नाम का एक ऐसा उपकरण है जो गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी प्रमुख इंटरनेट और संचार कंपनियों के यूजर्स के डाटा को एकत्र करने के लिए प्रोटेक्ट अमेरिका एक्ट 2017 के तहत बनाया था। आगे बात करेंगे, अब कई देशों के लिए मामला एक चुनौती बन गया है कि अन्य देशों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही बेहद बहुत ही कम है। इसके परिणामस्वरूप भारत में भी अपने स्वदेशी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। इसके लिए पहले तो भारत का डाटा भारत में ही रहना चाहिए। हालांकि भारत इस पर होने वाली बहस का इकलौता मुद्दा यही है, इससे भारत सरकार की सारे डाटा तक पहुँच आसान हो जाएगी। आगे है इस
कि इसके साथ ही यूजर्स के अधिकारों के उल्लंघन पर जवाबदेही तय होने से भारतीय कॉर्पोरेशन यहाँ तक कि सरकार को तक भी भारतीय यूजर्स की पहुँच आसान हो जाएगी। आगे है, ऐसे में भारत को एक स्वदेशी इंटरनेट ढांचे की जरूरत है जो देशी और विदेशी सोशल नेटवर्क के तौर पर सेवाएं देने में सक्षम हो। तो क्या हम तकनीकी रूप से इस स्वदेशीकरण को हासिल करने में सक्षम हैं? निश्चित रूप से इसका जवाब हाँ होगा, क्योंकि जब वर्ष 2020 में चीन के साथ तनाव हुआ था तो उसमें केंद्र सरकार ने सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए टिकटॉक, शेयर इट और विचेट जैसे मशहूर मोबाइल ऐप समेत कई चीनी ऐप पर पाबंदी लगा दी। फिर भी जब भारत ने 321 चीनी ऐप्स को गैरकानूनी घोषित किया था, तब आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की गई, जिसमें भारतीय तकनीकी उद्यमियों से इनके वैकल्पिक ऐप से डिजाइन करने के लिए कहा गया था। इसमें कई स्वदेशी कंपनियों ने तकनीक के जरिए अमिट छाप छोड़ी है। फिर वह वक्त भी आ गया कि जब जैसे विदेशी विदेशी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर अपना दम दिखाया। HSBC ग्लोबल रिसर्च के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत के इंटरनेट स्टार्टअप क्षेत्र में करीब 4.78 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया। इनमें से अकेले 2020 में लगभग 95,000 करोड़ रुपये निवेश हुआ है। द स्टेट ऑफ स्मॉल बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक अब क्या कहते हैं, द स्टेट ऑफ स्मॉल बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट और विश्व बैंक के बीच संयुक्त शोध चल रहा है। इससे पता चला है कि फेसबुक इंडिया पर काम कर 51% लघु एवं मध्यम व्यवसायों की कम से कम एक चौथाई वर्ग बिक्री डिजिटल रूप से हो रही है। नैनो उर्वरक से क्रांति की जगी आस, मतलब देश में जितना ध्यान खाद्यान्न उत्पादन पर दिया गया उतना ध्यान खेती की लागत घटाने और उपज के भंडारण विपणन पर नहीं दिया गया। यही वजह है कि खेती किसानी समय के साथ कदम ताल नहीं कर पाई और घाटे का सौदा बन गई। इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने जो उपाय किए वे सभी तत्कालिक राहत प्रदान करने वाले थे, जैसे कृषि ऋण की माफ। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दूधी खेती को फायदे का सौदा बनाने के दूरगामी उपाय शुरू किए। ये प्रमुख नीम कटिंग यूरिया, ऑपरेशन ग्रीन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मंडियों का आधुनिकीकरण एवं ई नाम योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और जैविक खेती को प्रोत्साहन देना। मोदी सरकार का सर्वाधिक बल फसली विविधीकरण पर है ताकि फसल चक्र का पालन हो और खेती की लागत में कमी आए। इसके लिए उन्होंने मोटे अनाज, दलहनी तिलहनी फसलों के समर्थन में मूल्य में भरपूर बढ़ोतरी करते हुए इनकी खरीदारी जो है सरकार आगे है। वहीं अगर बात करें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक जैसे जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों के उपयोगपूर्ण उपयोग से मिट्टी जल वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ आयात पर भी भारी भरकम विदेशी मुद्रा खर्च हो रहा है। बढ़ती बीमारियां और पड़ोसी देशों के यूरिया की तस्करी आदि को देखते हुए मोदी सरकार, हमारे वर्तमान सरकार ने भी 15 में ये यूरिया नीति घोषित किया था, जिसमें घरेलू उत्पादन में ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने और बंद पड़े जो उर्वरक संयंत्र है उसको नए सिरे से शुरू करने पर ही फोकस किया गया था। यूरिया नीति जो है उसके सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गया है। 2025 तक रामागुंडम, गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी आदि के उर्वरक संयंत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर जो है नए संयंत्र की पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इससे 2025 तक भारत जो है यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आगे है, यूरिया के मामले में आत्मनिर्भरता दिलाने में नैनो यूरिया की अहम भूमिका है। यह नैनो कणों से निर्मित यूरिया का एक प्रकार है जिसमें पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने वाला तरल नाइट्रोजन होता है। नैनो यूरिया जो है कि आधा लीटर से एक बोतल में नाइट्रोजन के लगभग 40,000 कण होते हैं, जो एक बोरी यूरिया 50 किलोग्राम के बराबर होता है। नैनो यूरिया जो है कि उपयोग से उर्वरक लागत में कमी और अधिक उपज मिलने के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी आती है। आगे बात करेंगे कि नैनो यूरिया का उत्पादन जो है गुजरात के कलोल स्थित इफ्को के संयंत्र में 2021 से हो रहा है। अब इफ्को के अन्य संयंत्र ने भी उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। नए संयंत्र की शुरुआत होने में के बाद इसकी उत्पादन क्षमता वर्तमान में 5 करोड़ बोतल मतलब से बढ़कर 44 करोड़ बोतल हो जाएगी। नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों की आमदनी में प्रति एकड़ 4,000 रुपये की वृद्धि होगा। नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP का भी उत्पादन बढ़ने वाला है। DAP दूसरा सबसे अधिक आयात किया जाने वाला रासायनिक उर्वरक है, जो देश के 8 संयंत्रों में नैनो DAP का परीक्षण चल रहा है और जल्दी ही हमें इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके बाद DAP की कीमत आधी रह जाएगी। इस प्रकार रासायनिक उर्वरकों के आयात से मुक्ति मिल जाएगी और आने वाले समय में भारत इन उर्वरकों को निर्यात भी करने लगेगा। नैनो DAP के 20 साल का पेटेंट हासिल करने के बाद इसको नैनो जिंक
आगे है 20 साल का पर्यटन हासिल कर नैनो जिंक और नैनो कॉपर विकसित करने की तैयारी में जुटा हुआ है। कुल मिलाकर मोदी सरकार एक और प्राकृतिक खेती और नई तकनीक के जरिए खेती की लागत कम कर रही है, तो दूसरी ओर उपज की खरीद बिक्री का व्यवस्थित नेटवर्क भी बना रही है। इससे किसान का मुनाफा बढ़ेगा और खेती किसान की बदहाली में भी कमी आ रही है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। अब महिलाओं के क्षेत्र में बंद हो महिलाओं की परीक्षा जो है, छत्तीसगढ़ के मोहनपुर चौकी जिले के करीब 50 गाँव में आज भी रूढ़िवादी परंपरा कायम है। वहाँ महिलाओं एवं युवतियों को मासिक धर्म के दौरान क्या होता है कि घर के बाहर कर दिया जाता है। महामारी जो होता है उसके उन पीड़ादायक दिनों में उसको घर से बाहर रखा जाता है, वही एक झोपड़ी कुटिया में रखा जाता है। उसमें 5 दिन गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस दौरान वहाँ के लोग उसको अशुद्ध मानते, खाना खाने के लिए उनके बर्तन भी अलग कर दिया जाता है। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस दिशा में महिलाएं की सुरक्षा जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रहने वाली महिलाएं अभी तक इस मुहिम को छूत अछूती हैं। कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अंग्रेज आज भी लेकिन ग्रामीण आदिवासी और आदिवासी इलाकों में रहने वाली महिलाएं अभी तक इस अछूती है। कई रिपोर्ट में दावा किया कि आज भी गांव में रहने वाली महिलाएं जो है पीरियड के दौरान कपड़े का उपयोग करती है। उनमें से कई महिलाओं का तो अभी भी सैनिटरी पैड्स की जानकारी ही नहीं दिया गया उनको। यहाँ तक कि वे मासिक चक्र जैसे विषय पर बात करना भी पाप समझते हैं, गलत समझते हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस के पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को महिलाओं को सम्मान की अपील की थी। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था कि महिलाएं देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। भाषा और आचरण से हमें इसका ऐसा कुछ न करें जिससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचे। आगे अगर बात करें, हमारी संस्कृति में महिला का जो स्थान है वो आदरणीय रहा है और धर्म में सब बराबर होते हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं एवं युवतियों के साथ उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए महिला के साथ साथ पुरुषों और उनके परिजनों का भी जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि नारी के प्रति उपेक्षा का बर्ताव बंद हो। अब जमाना बदल चुका है। संविधान के अनुच्छेद 25 की अगर बात करें उसके मुताबिक सब बराबर है। आज जब पशु पक्षियों के अधिकारों की बात होने लगी है तो समाज में पुरुष वर्चस्व बात को जायज़ कैसे ठहराया जा सकता है? इसके बात को ही मानेंगे चीज़ों को। रूस यूक्रेन युद्ध वाला है, ये इसको आप पढ़ लेंगे चीज़ें को। अच्छे अच्छे आर्टिकल इसमें दिया गया, अच्छे अच्छे पॉइंट निकल के आएंगे। विश्व राजनीति की बड़ी भेंट चढ़ा है यूक्रेन। इससे हमारा भारत का ये जो आर्टिकल है हमारा बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हमारा भारत का क्या हित होगा, भारत इसमें क्या भूमिका निभा रहा है, इसको इसमें पढ़ने को मिलेगा चीज़ें। आगे बात करें, 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक्स का घरेलू निर्यात $120 तक ले जाने का लक्ष्य है। मतलब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष जो हमारा 22-23 में भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु निर्यात है $25 अरब का हो जाएगा और वर्ष 2026 तक निर्यात को $120 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के सरकार ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने वाले चीन व अन्य विदेशी कंपनी को भारत से होने वाले निर्यात में अपने योगदान को बढ़ाने के लिए कहा है। चंद्रशेखर ने बताया कि सभी विदेशी कंपनियों को भारत में ही सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। सप्लाई चेन के स्थापित करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु में वैल्यू एडिशन का जो काम है घरेलू स्तर पर होगा। इससे भारी संख्या में क्या होगा, नया रोजगार मिलेगा और आयात में भी कमी आएगा। अभी चीन की मोबाइल कंपनियां इस्तेमाल में आने वाली 50% से अधिक विभिन्न छोटे छोटे उपकरणों के लिए आयात पर निर्भर है। वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का 15वां स्थान है, जबकि चीन जो है क्योंकि चीन पहले स्थान पर है। वित्त वर्ष 21-22 में भारत ने $16 अरब के इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात किया, जबकि चीन ने इस अवधि में $962 अरब, तो वियतनाम जैसे छोटे देशों ने $123 अरब की इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात किया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इन देशों को टक्कर देने के लिए हमें हर हाल में निर्यात को बढ़ाना होगा। उन्होंने ये भी कहा हुआ 26 तक भारत में $300 अरब के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इनमें से $120 अरब के उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। अभी भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन कितना हो रहा है, $76 अरब का है। तो इस बात को हम लोग देख लेंगे चीज़ें। ये हमारा इकोनॉमिक्स का पेज था। आगे भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार खोलने पर असमंजस बरकरार है। इसको आप देख लेंगे कि भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को खोलने के लिए असमंजस बरकरार है। उड़ीसा सरकार के पास पूरी में 12वीं सदी तक इस मंदिर को खजाने के आंतरिक कक्ष को फिर से खोलने की कोई योजना नहीं है। चलिए, तो हम लोग का यहाँ तक शायद हो चुका है। आज का आर्टिकल पूरा हो गया चाहिए, तो उसको अच्छे से देखें। और कृपया अगर जो भी लोग नए हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि आप अगर अभी आप नए जो मेंबर हमारे चैनल पे हैं अगर अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया आप शेयर और सब्सक्राइब करें, जरूर करें। जो पुराने साथी उनसे भी ये कहूँगा कि आप लोग भी शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जो भी नए साथी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और वो उनको पढ़ाई करने में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हासिल हो।
ठीक है। और हमारी जो बैच चल रही है, अगर कोई 66 बीपीएससी का ज्वाइन करना चाहेंगे तो उनके लिए नया बैच स्टार्ट हुई है जो बहुत जल्द 25 तारीख से स्टार्ट हुई। उसका टाइमिंग 6:30 से 8 है। अभी फिलहाल 1.5 घंटे का ही क्लास चल रही है। उसमें एक सप्ताह में 6 दिन की क्लास होती है। 3 दिन हिस्ट्री, 3 ज्योग्राफी, 3 हिस्ट्री, 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास हो रही है। बाद में फिर चीज़ें जैसे 68 का एग्जाम की डेट अभी क्लियर नहीं हो पाई है, उस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग का डेट इसमें नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जैसे 68 की अगर चीज़ें गुंजाइश अगर बढ़ती है कि एग्जाम कब होगा, अच्छी स्थिति में होगी, तो उसके हिसाब से भी हम लोग उसमें डिसाइड करेंगे, फिर उसको टाइम बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। तो जो भी अगर आपसे संपर्क में 68 बीपीएससी देना चाह रहे हैं, फ्रेश बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच, बेसिक से ये चीज़ें स्टार्ट किया गया, उसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास चल रही है, चीज़ें उसमें ज्वाइन कर सकते हैं चीज़ें। और बाकी जो अभी अदर भी चीज़ें जो स्टार्ट होगी बैच, तो आगे उसके लिए फिर इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे आप लोगों को। तत्काल 68 बीपीएससी में जो भी संपर्क किए हैं या प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन आप लास्ट ईयर में है, फाइनल एग्जाम देने वाले हैं या फाइनल एग्जाम दे चुके हैं, तो उनके लिए ये बेहतर साबित होगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं 68 बीपीएससी का बैच जो हमारा चल रहा है। बहुत ही बेहतर साबित होगा। आप एक बार क्लास ज्वाइन करें, उसके बाद हमें बताएं कि क्या किस तरह से पढ़ाई किया, क्लास किया जा रहा है, चीज़ों को किस तरह से, चीज़ों को अच्छी तरह से बताया जा रहा है, चीज़ों को समझाया जा रहा है क्लासों में। ठीक है। तो आप जरूर जुड़ें और जो भी आपके संपर्क में जरूर ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करें आप उनको। ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।